हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स बाय शक्ति सर। मैं शक्ति चरण। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग कार्बन के कंपाउंड के नोमेनक्लेचर तक पढ़े थे। इस चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग चले पढ़ते हैं। Homologous ridge. It is a group of organic compounds having a similar structure and chemical properties in which the successive compounds differ by a CH2 group. Similar structure, similar chemical properties वाले कंपाउंड के एक ऐसे समूह है जिसका सक्सेसिव कंपाउंड्स CH2 ग्रुप्स द्वारा डिफर होते हैं। जैसे CnH2n+2 एल्केन के CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। इन दोनों के डिफरेंस कितने का डिफर है? CH2 के। इन दोनों के डिफर CH2 के। इन दोनों का CH2 के। इन दोनों के CH2 के डिफरेंस। इसी तरह एल्कीन के भी CnH2n, इसके भी C2H6, C3H8, C4H10। इन दोनों के डिफरेंस CH2 के हैं। इन दोनों का डिफरेंस CH2 के हैं। इसी तरह इसका जनरल फॉर्मूला सेम है और सबके डिफरेंस CH2 के हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। ईच मेंबर ऑफ द सीरीज differs from the preceding one by the addition of a CH2 group and by 14 atomic mass unit। इस सीरीज के प्रत्येक सदस्य में CH2 ग्रुप को ऐड किया जाए तो एक दूसरे मेंबर से 14 एटॉमिक मास का डिफर होता है। जैसे CH2 का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। 2 इंटू 1 कितना हुआ? 14। इसलिए हर मेंबर में 14 डिफर होता है। अब कैसे? CH4 मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसमें 4 हाइड्रोजन है, 4 इंटू 1 हो गया 16। अब इसी में मीथेन में हम लोग CH2 को ऐड करते हैं, हो जाता है C2H6, यानी ये इथेन हो गया। C2H6 का मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का 1। 24 प्लस 6 इक्वल टू 30। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 30 माइनस 16 इक्वल टू 14। इसीलिए एक दूसरे मेंबर से 14 का डिफरेंस होता है। अब अगला पॉइंट है ऑल मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज हैव द सेम जनरल फॉर्मूला। होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर हैं सबका जनरल फॉर्मूला सेम होता है। थर्ड पॉइंट है द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स शो ए ग्रेडेशन इन properties as their molecular mass increases। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास
इंक्रीज होता है, वैसे ही उसके मेंबर्स में उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के, उसके मेंबर में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसका ग्रेडेशन देखने को मिलता है उसमें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंबशन। द प्रोसेस of burning a carbon compound in air to give carbon dioxide, water, heat and light is known as combustion. जब कार्बन के कंपाउंड को एयर में हम लोग बर्न करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट हमें मिलता है और इस प्रोसेस को हम लोग कंबशन कहते हैं। जैसे मीथेन को ऑक्सीजन में हम लोग बर्न करते हैं तो CO2, वाटर और हीट एंड लाइट हमको मिलता है। फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स give a clean flame while unsaturated hydrocarbons give smoky flame। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब बर्न किया जाता है तो क्लीन फ्लेम के साथ वो जलता है, यानी ब्लू फ्लेम के साथ वो जलता है। जैसे हमारा घरेलू ईंधन, जो घरेलू में कुकिंग गैस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो क्लीन फ्लेम के साथ वो जलता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग बर्न करते हैं तो स्मोकी फ्लेम के साथ वो जलता है। येलो फ्लेम, जैसे येलो फ्लेम के साथ वो बर्न करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव स्मोकी फ्लेम। ऑक्सीजन के सीमित पर जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी हम लोग बर्न करते हैं तो वो भी क्या करता है, स्मोकी फ्लेम के साथ बर्न करता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इजिली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन। कार्बन और उसके कंपाउंड को जब हम लोग कंबशन करते हैं तो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन एल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमको जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये इथेनॉल को एल्केलिन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हीट करते हैं तो हमको मिलता है यहां पे इथेनोइक एसिड। अब एल्केलिन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हीट करें या फिर हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हीट करें तो यहां पे एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी इथेनॉल ये एल्कोहल हुआ और इथेनोइक एसिड जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं हम लोग, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये दोनों, तो दोनों में से किसी से भी, चाहे एल्केलिन पोटेशियम परमैंगनेट से हम लोग हीट करें उसके साथ या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हीट करें, ये एल्कोहल कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम लोग एग्जांपल लिए, इथेनॉल को हम लोग एल्केलिन पोटेशियम
पर मैग्नेट के साथ हीट किए तो ये हो गया इथेनोइक एसिड, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हम हीट करते हैं तो ये हो जाता है एथेनोइक एसिड। अगला पॉइंट है कि कार्बन कंपाउंड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन कंपाउंड को हम लोग ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, कार्बन कंपाउंड को हम लोग ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एल्केलिन पोटेशियम परमैग्नेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर यूज्ड ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। कार्बन कंपाउंड के नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एडिशन रिएक्शन। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनियम और पैलेडियम as catalyst to obtain a saturated hydrocarbon is called hydrogenation। जब इसमें एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। निकेल और प्लेटिनियम और पैलेडियम, ये तीनों में से किसी एक कैटलिस्ट का यूज करके हम लोग जब ऐड करते हैं इसमें हाइड्रोजन का, तब हमको एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है। और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। अब यहां पर जैसे R को आप मान सकते हैं हाइड्रोजन, अब यहां पे इथीन में हम लोग हाइड्रोजन निकेल के कैटलिस्ट के प्रेजेंस पर हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है इथेन। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब जैसे कि हम लोग इसको देख सकते हैं इस तरह का, ये इथीन है। निकेल के प्रेजेंस पे हम लोग हाइड्रोजन जब ऐड करते हैं तब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है इस तरह का। तो हम लोग R के जगह में हम लोग H रख सकते हैं और इसको इस तरह का हम लोग देख सकते हैं। ये इथीन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये इथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस प्रोसेस को हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। किस चीज के लिए? तो वेजिटेबल ऑयल से हम लोग वेजिटेबल घी में चेंज करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। यानी यह इंडस्ट्री में इस प्रोसेस का यूज होता है और इस प्रोसेस का यूज किया जाता है वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में परिवर्तित करने के लिए। कार्बन के कंपाउंड के नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ए हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोकार्बन के एक या उससे अधिक एटम्स को दूसरे एलिमेंट्स के एटम द्वारा रिप्लेस्ड कर दिया जाता है तो उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे मीथेन को क्लोरीन से इसको इस तरह का लिखते हैं हम लोग, सनलाइट के प्रेजेंस पर, तो ये तो इसमें से होता क्या है
कि इस हाइड्रोजन को ये क्लोरीन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है सनलाइट के प्रेजेंस पर, और ये क्लोरीन यहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूट होके बन गया यहां पे क्लोरोमीथेन, या फिर मिथाइल क्लोराइड भी बोलते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट है सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन आर ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये अपना एक विशिष्ट गुण है जिसके कारण ये रिएक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अब कुछ कार्बन कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग पढ़ते हैं। एक है इथेनॉल, दूसरा है इथेनोइक एसिड। इथेनॉल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इट इज ए मेल्टिंग पॉइंट इज 156 केल्विन। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है इथेनॉल का 156 केल्विन। इट इज ए बॉइलिंग पॉइंट इज 351 केल्विन। इसका बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में अच्छी तरह से घुल जाता है। प्योर इथेनॉल इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। प्योर इथेनॉल को हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोलते हैं। अब इसका यूज को देखते हैं हम लोग। इट इज यूज्ड कफ सिरप, तो कफ सिरप बनाने के लिए इथेनॉल का इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, मेडिसिन में भी इसका यूज होता है इथेनॉल का। यूज्ड इन लेबोरेटरी रीएजेंट, लेबोरेटरी में इसका रीएजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉप, ट्रांसपेरेंट सॉप यानी आर पार इस तरफ से उस तरफ दिखता है जो है सॉप, उस तरह का सॉप बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक सामान बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि सैनिटाइजर, ये सब बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब इथेनॉल को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ, रिएक्शन विथ सोडियम। सोडियम रिएक्ट्स स्टेडली विथ इथेनॉल टू फॉर्म सोडियम एथोक्साइड along with the evaluation of हाइड्रोजन गैस। जब इथेनॉल को हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो तेजी से यह रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है और यहां पर बनता है सोडियम इथोक्साइड। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन अति करवाते हैं। जब इथेनॉल को कॉन्क H2SO4 के साथ 170 डिग्री टेम्परेचर पर हम लोग गर्म करते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है और ये इथेनॉल बन जाता है इथिन। तो डिहाइड्रेशन, इथेनॉल ऑन हीटिंग विथ एक्सेस ऑफ कॉन्क H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस गेट्स डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म इथिन। इथेनॉल को कॉन्क H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस यानी कि इथेनॉल को कॉन्क H2SO4 के साथ 170 डिग्री टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर पर हम लोग गर्म करते हैं तो यह बन जाता है इथिन। ये इथिन बन जाता है। अब कॉन्क H2SO4 यानी कि इसमें एसिड का मात्रा ज्यादा होता है, पानी का मात्रा कम होता है, तब ये कॉन्क H2SO4। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड पढ़ते हैं।
इससे पहले हम लोग इथेनोइक एसिड के बारे में हम लोग जानते हैं। इथेनोइक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। और वाटर में यदि हम लोग 8 से 10% तक हम लोग एसिटिक एसिड को मिलाते हैं तो बनता है विनेगर, जिसका इस्तेमाल किचन में होता है, अचार बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इथेनोइक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी इसका 290 केल्विन ही होता है, यानी कि जब इसका जमना और पिघलना दोनों इसका 290 केल्विन होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 391 केल्विन होता है इथेनोइक एसिड का। अब हम लोग इसका रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड पढ़ते हैं। एस्टरिफिकेशन। इथेनोइक एसिड reacts with alcohols in the presence of a little conc sulfuric acid to form ester. लिटिल कॉन्क H2SO4 यानी थोड़ा कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस पर इथेनोइक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनता है। अब यहां पे कॉन्क H2SO4 ये अल्कोहल एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनता है एस्टर और वाटर। ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है इस तरह का, O इस तरह का, ये इसका स्ट्रक्चर बनता है तो ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। यहां पे यही ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। The ester on treating with a base such as sodium hydroxide is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. जब हम लोग एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ट्रीट कराते हैं तो ये रिएक्शन बैक हो जाता है और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट मिलता है। दिस रिएक्शन इज नॉन एज सैफोनिफिकेशन बिकॉज इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं सैफोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण। क्यों बोलते हैं? क्योंकि साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पे एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं तो यह बन गया अल्कोहल और ये सोडियम एसीटेट, ये बन गया। अब अगला पॉइंट है रिएक्शन विथ ए बेस। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ ए बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर। अगर इथेनोइक एसिड को बेस के साथ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यह बन जाता है सोडियम एसीटेट और वाटर। ये एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो यह बन गया सोडियम एसीटेट और वाटर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। एसिटिक एसिड reacts with carbonates and bicarbonates to form salt, water and carbon dioxide. जब एसिटिक एसिड को कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो
तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए, ये एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया तो बन गया सोडियम एसीटेट और वाटर और CO2। फिर यही एसिटिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बन जाता है सोडियम एसीटेट और वाटर CO2 गैस। यानी कि दोनों स्थिति में सोडियम एसीटेट बनता है। कार्बोनेट से भी रिएक्शन कराने से भी सोडियम एसीटेट बनता है और बाइकार्बोनेट से भी रिएक्शन कराने से सोडियम एसीटेट बनता है। यहां पे soaps and detergents. The molecules of soap are sodium or potassium salts of long chain carboxylic acids. सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। इफेक्टिव with soft water only and if ineffective with hard water. सॉफ्ट वाटर में ये इफेक्टिव होते हैं और हार्ड वाटर में ये इफेक्टिव नहीं होते हैं। डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विथ लॉन्ग चेन। डिटर्जेंट जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के लॉन्ग चेन वाले अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं। दे आर इफेक्टिव विथ बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर। ये सॉफ्ट वाटर में भी इफेक्टिव होते हैं, हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होते हैं। एन आयनिक पार्ट एंड ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट कंस्टिट्यूट्स द सोप मॉलिक्यूल। ये सॉप के जो मॉलिक्यूल है ये दो इसके सिरे होते हैं। फर्स्ट आगे वाले जो पार्ट होता है इसको आयनिक एंड बोलते हैं और पीछे वाले यहां से पीछे वाले जो होते हैं इसको हाइड्रोकार्बन चेन बोलते हैं। इसको आगे वाला जो पार्ट होता है इसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं और पीछे वाले भाग जो हाइड्रोफोबिक होता है ये पानी के साथ सॉल्युबल होता है, ये पानी के साथ मिल जाता है, लेकिन ये पानी के साथ नहीं मिलता है, ये डट के साथ ये चिपके हुए रहते हैं। नेक्स्ट पेज में हम इसको आगे बताते हैं। मिसल्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। सोप्स आर मॉलिक्यूल्स इन विच द टू एंड्स हैव डिफरिंग प्रॉपर्टीज। वन इज हाइड्रोफिलिक दैट इज इन इंटरएक्ट विथ वाटर, while the other end is hydrophobic that is the interacts with hydrocarbons. सॉप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसके दो एंड्स होते हैं। ये सॉप के जो मॉलिक्यूल्स है ये ऐसा होता है, एक एंड इधर हुआ दूसरा एंड इधर हुआ। इधर वाले एंड को हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलते हैं और इधर वाले हाइड्रोकार्बन चेन होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ये वाटर के साथ इंटरैक्ट हो जाता है और ये जो हाइड्रोफोबिक होता है ये हाइड्रोकार्बन के साथ इंटरैक्ट होता है। दोनों मोस्ट dirt is oily in nature and the hydrophobic end attach itself with dirt
जो डर्ट होते हैं वो ऑयली नेचर के होते हैं, और हाइड्रोफोबिक का जो एंड होता है, ये वाला पार्ट, ये उसके साथ अटैच हो जाते हैं, ये उसके साथ अटैच हो जाता है। वेल द आयनिक एंड इज सराउंडेड विथ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये पूरा वाटर के साथ, मॉलिक्यूल जो आगे वाला भाग है ये पूरी तरह से वाटर के साथ मिल जाता है। दिस रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ए रेडियल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मेसल्स। ये जो रेडियल स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम लोग मेसल्स बोलते हैं। देखिए यहां पर ये डर्ट है, और डर्ट पे ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब यहां पे अटैच हो गया। इसके जितने पिछले वाले भाग, हाइड्रोफोबिक भाग, ये पीछे वाले, ये सब इसके साथ चिपक जाते हैं, और ये भाग, आगे वाला भाग, ये वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं, ये वाटर के साथ मिल जाते हैं। एन इमल्सन is formed by soap molecules, then cloth removes the dirt particles from the cloth। सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक इमल्सन बनाते हैं, देन क्लोथ्स रिमूव द डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द क्लोथ्स, और वो क्या करते हैं, जो डर्ट होते हैं कपड़े में उसको रिमूव कर देता है। The magnesium and calcium salts present in hard water react with soap। हार्ड वाटर में जो मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट रहते हैं वो सोप मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम। जो हार्ड वाटर में मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वो सोप के मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको स्कम कहते हैं। thus obstructing the cleansing action, use of detergents overcome the problem as the detergent molecules prevents the formation of insoluble product, thus clothes get cleaned। लेकिन डिटर्जेंट जो होते हैं वो क्या ऐसा स्कम नहीं बनाता है और वो कपड़े को साफ कर देता है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।